नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को मारने की कोशिश की गई। इस वक्त ये बड़ी खबर, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश की गई और रूस ने दावा किया है इस बात का। यूक्रेन ने क्रेमलिन पर ड्रोन से हमला किया और रूस ने यूक्रेन पर लगाया पुतिन की हत्या की कोशिश का आरोप। इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां क्रेमलिन पर यूक्रेनी ड्रोन हमले की कोशिश को नाकाम करने का दावा किया गया और हमले के वक्त क्रेमलिन में नहीं थे व्लादिमीर पुतिन। यह तस्वीर उस वक्त की। तो हमले के वक्त क्रेमलिन में व्लादिमीर पुतिन मौजूद नहीं थे। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मारने की कोशिश की गई और राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की कोशिश की गई है। रूस ने इस बात का दावा किया है और यूक्रेन ने क्रेमलिन पर ड्रोन से हमला किया है। रूस ने यूक्रेन पे पुतिन की हत्या की कोशिश का आरोप लगाया है। तो यूक्रेन ने क्रेमलिन पर ड्रोन से हमला किया और रूस ने यूक्रेन पर पुतिन की हत्या की कोशिश का आरोप लगाया है। क्रेमलिन पर यूक्रेनी ड्रोन हमले की कोशिश को नाकाम करने का दावा किया गया है। हमले के वक्त व्लादिमीर पुतिन क्रेमलिन में मौजूद नहीं थे और ये हमले की तस्वीर जो है ड्रोन के जरिए जो किया गया वो कैमरे में कैद हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। और प्रधानमंत्री ने यहां पे जनसभा को संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस की पूरी राजनीति बांटो और राज करो की रही है। कांग्रेस शांति और विकास की दुश्मन है। तुष्टीकरण की नीति उसकी पहचान है। कर्नाटक के युवाओं को बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो जीवन में पहली बार वोट देने जा रहे हैं वो कर्नाटक का भविष्य तय करने जा रहे हैं। पहली बार वोट देने जाने वाले मेरे बेटे बेटियों, आपका अगर अपना करियर बनाना है तो अपने मन का काम करना है, तो ये कांग्रेस के रहते संभव नहीं होगा। लोग आज भारत की इकोनॉमी दुनिया में 5 नंबर पर पहुंच गई है। हम 10 में से 9 हुए, देश को पता नहीं था। हम 9 में से 8 हुए, कोई चर्चा नहीं थी। हम 8 नंबर से 7 नंबर पहुंचे, लोगों ने देखा कुछ हो रहा है। हम 7 नंबर से 6 नंबर पहुंचे, लोगों ने कहा मोदी कुछ कर रहा है। लेकिन जब हम 6 पर से 5 पर पहुंचे तो दुनिया हिंदुस्तान को नए नजरिए से देखने लगी। हिंदुस्तान एकदम खड़ा हो गया। आपको मालूम है ऐसा क्यों हुआ भाई? ये देश की इकोनॉमी 5 नंबर पर पहुंचते ही देश में एक नई ऊर्जा आ गई। क्या कारण है मालूम है? मालूम है? कारण बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हमारे आगे इंग्लैंड था, 250 साल तक जिसने हम पर राज किया था। हमें गुलाम बना करके वो रहते थे। ये मोदी सरकार है, उसने उसे पीछे करके 5 नंबर कर दिया। दोस्तों, आपको गर्व है कि नहीं है? आपको गर्व है कि नहीं है? अब दोस्तों एक और सपना है, मुझे आपकी मदद चाहिए। मिलेगी? मिलेगी? पक्का मिलेगी? हमें 3 नंबर पे पहुंचना है। तो 5 पर पहुंचे हैं और जल्दी से पहुंचना है। आपकी मदद मिलेगी? दुनिया में तीसरे नंबर की इकोनॉमी तक भारत को ले जाना है और उसमें मेरे कर्नाटका के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं। और इसलिए कर्नाटका में भाजपा सरकार चाहिए। दोस्तों, 10 मई को आपका हर वोट कर्नाटका का भविष्य तय करेगा।
ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹುಮತದ बीजेपी सरकार। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर कांग्रेस भी एक्टिव मोड में है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज गुलबर्ग में रोड शो करके जनसभा की। इस दौरान उन्होंने पार्टी मैनिफेस्टो को जनता के सामने रखा और वोट की अपील की। तो कांग्रेस भी एक्टिव दिखाई दी कर्नाटक चुनाव में। सभाओं का सम्मेलनों का दौर जारी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को निशाने पे ले रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के जो दिग्गज हैं वो भी चुनावी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पे डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए पहलवानों का धरना लगातार जारी है। पिछले 11 दिन से कुश्ती पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है और पहलवान गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन इन खिलाड़ियों को मिल रहा है और आए दिन किसी ना किसी दल का कोई ना कोई नेता यहां पहुंच रहा है इन्हें समर्थन देने के लिए। पिछले करीब 11 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं। इन पहलवानों की मांग है कि जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं और बीजेपी सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह, वो कहीं ना कहीं इस्तीफा दे। इसके साथ ही पहलवान शुरू से ही मांग कर रहे थे कि बीजेपी सांसद पर एफआईआर दर्ज कराई जाए। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। इन पहलवानों को राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है। तमाम जो नेता है वो लगातार यहाँ पे पहुंच रहे हैं और इन पहलवानों के साथ कंधे में कंधे मिलाकर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इन नेताओं में बात करें तो प्रियंका गांधी के अलावा जयंत चौधरी, पप्पू यादव सहित तमाम ऐसे जो दिग्गज चेहरे हैं, चाहे सत्यपाल मलिक जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हैं, उन्होंने भी इनका समर्थन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक ने इन पहलवानों का समर्थन किया है। पहलवानों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है जंतर मंतर पर और लगातार पहलवान यही कह रहे हैं कि हमारा किसी भी तरीके से किसी से राजनीतिक द्वेष नहीं है और कोई भी अगर कोई नेता यहाँ पे आकर राजनीतिक बात करता है या किसी भी तरीके की अनर्गल बयानबाजी करता है तो हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। हमारी जो मांगे है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो और उसी मांगों के साथ हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज भी तमाम खाप पंचायतों के पहुंचने का जो सिलसिला है यहाँ पे जारी रहेगा, क्योंकि पहलवानों को कहीं ना कहीं खाप पंचायतों का भी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पूरे मामले में देखना होगा खासतौर पे दिल्ली पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है, वहीं केंद्र सरकार का क्या कुछ रुख रहने वाला है। और प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर भी जंतर मंतर पहुंचे। बता दें कि डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों ने सभी से समर्थन देने की अपील की है और अब कुछ राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है और कुछ पूर्व अधिकारियों का भी समर्थन इन खिलाड़ियों को मिल रहा है। तो पहलवानों ने समर्थन की अपील की थी कि हमारा समर्थन करें, हमारा साथ दें इस लड़ाई में। और अमिताभ ठाकुर भी दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे और उन्होंने इन खिलाड़ियों का समर्थन किया। पिछले 11 दिन से ये खिलाड़ी दिल्ली के जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर से न्यूज़ वन इंडिया ने बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा। पहलवान जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उनका समर्थन करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर पहुंचे हुए हैं। आप यहां पे समर्थन करने पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ आपकी बातचीत हुई पहलवानों से? हमने पहलवानों को मूल रूप से यह कहा है कि वह कानूनी पहलुओं को देखें। कानूनी पहलुओं में वो कमजोर दिख रहे हैं, मैं साफ कहूं। उन्होंने कहा कि इनकी एक लीगल टीम है जो देख रही है। मेरा यह मानना है कि जो पीड़ित हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से जानना चाहिए कि क्या क्या कानूनी पहलू हैं, क्या एफआईआर है, कौन मुलजिम है। तो इन बातों को जब तक वो खुद नहीं जानेंगे कानून की लंबी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। हमने अपना नंबर भी उनको दिया है और कहा है कि यदि उन्हें आवश्यकता होगी तो हमें बताएं, लेकिन सबसे पहले कानूनी पहलुओं को स्वयं ध्यान दें। बृजभूषण शरण सिंह का रुख नरम नहीं नजर आ रहा। वो कह रहे हैं कि मेरे पे अपराध सिद्ध हो जाए, मुझे फांसी पर लटका दो, कोई सामने आके कहे तो ऐसा इतनी लंबी इतने पहले का आरोप है, अब क्यों लगा रहे हैं और इतने दिनों से लोग कहाँ थे? बृजभूषण जी जानते हैं कि सरकार उनके साथ है, सरकार की ताकत उनके साथ है।
डबल इंजन उनके साथ है, यूपी की इंजन अलग से उनके साथ है, भारत सरकार की इंजन अलग है, इसीलिए वो निर्द्वंद्व हैं। एक आखिरी सवाल इससे इतर रहेगा। माफिया अतीक अहमद की बात करें, अशरफ अहमद की बात करें, आपने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली हुई है, क्या कुछ उस याचिका में है और अभी तक कितना वो पूरा मामला आगे बढ़ा है? देखिए, याचिका में हमने यह कहा है कि उस मामले में प्रथम दृष्टया राज्य पोषित हत्या दिखती है, उस पर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, जिन्होंने न्यूज इंडिया से तमाम सारे विषयों पर बात की। वीडियो राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी। और पहलवानों के प्रदर्शन का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। खबर सामने आ रही है कि रेसलर्स की याचिका पर अब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो ये मामला लगातार सुर्खियों में है और पिछले 11 दिन से जो पहलवान हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी ये प्रदर्शन जारी रहा और अब कल कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। तो जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है और याचिका पे कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पीयूष दिल्ली से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, आप लगातार इन खिलाड़ियों को कवर कर रहे हैं, आपने उनसे बात भी की, जो लोग यहां पहुंच रहे हैं उनसे भी बात की। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, उसको लेकर क्या याचिका है, क्या कुछ इसमें कल होने वाला है? देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से जिस तरीके से तमाम जो पहलवान हैं, चाहे विनेश फोगाट की बात करें, साक्षी मलिक की बात करें या बजरंग पुनिया की बात करें, तमाम जो पहलवान हैं वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। क्योंकि पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली पुलिस से कि वो सीलबम लिफाफे में महिलाओं की जो शिकायत है वो हमें बताएं। जब दिल्ली पुलिस ने महिलाओं की शिकायत को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में बताया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, या यूं कहें कि दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा सीधे तौर पे कि हम एफआईआर आज दर्ज करेंगे और एफआईआर भी ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज कर लिया। क्योंकि ये पूरा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसी बीच जो तमाम जो पहलवान हैं, आज की अगर हम बात करें तो आज भी पहलवानों की ओर से सील बंद लिफाफे में जो ब्रिजभूषण शरण सिंह की शिकायत है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में एक की गई है। कल पूरे मामले में सुनवाई होगी, जिसमें कथित तौर पर जो यौन उत्पीड़न को लेकर जो दायर याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मामले की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से तमाम बातें कही जा रही है, जिक्र किया जा रहा है, पहलवान कह रहे हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आज भी पहलवानों की ओर से जो वकील पेश हुए थे उन्होंने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि दिल्ली पुलिस कह रही है कि एफआईआर तो हमने दर्ज कर ली है, लेकिन दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में आगे नहीं बढ़ रही है, दिल्ली पुलिस आगे की कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे में पहलवान जो है वो कब तक इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं प्रदर्शन करेंगे या कब तक वहां पे बैठे रहेंगे, क्योंकि पहलवान कह रहे हैं कि इतना गंभीर आरोप है, अगर नॉर्मल सा व्यक्ति इस तरीके के आरोप भी लगा देता है तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है या पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है। क्योंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं, इसलिए कहीं ना कहीं पुलिस उन्हें हाथ नहीं लगा रही है, ये पहलवानों का आरोप है। अगर हम बात करें तो जो तुषार मेहता है, सॉलिसिटर जनरल है, दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मामले की जांच पहले से ही चल रही है और कहीं ना कहीं जो जांच अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं और किसी भी तरीके की समस्या नहीं है और इस पूरे मामले पे कल मैं बहस करूंगा। यानी कि कल इस पूरे मामले में अब सुनवाई होने वाली है। इसी बीच आप देखिए लगातार पहलवानों को समर्थन भी मिल रहा है, जो पीटी उषा अब तक कह रही थी। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कई पूर्व अधिकारी भी वहां पहुंचे, कई राजनीतिक पार्टियों के नेता भी पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया पीयूष इस जानकारी के लिए। तो कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और पूर्वी दिल्ली के खुरेजी रोड पे 20 फीट तक सड़क धंस गई। गनीमत ये रही कि उस वक्त जब ये सड़क धंसी कोई वाहन यहां से नहीं गुजर रहा था, लेकिन इस हादसे से चंद सेकंड पहले, कुछ ही मिनटों पहले एक स्कूली बस यहां से गुजरी थी जिसमें कई बच्चे सवार थे और जैसे ही बस यहां से आगे निकली तभी ये बस जो थी वो धंस गई कई फीट नीचे। और इस तस्वीर को देख के आप समझ सकते हैं कि जब इस सड़क का निर्माण किया गया होगा तो कितनी बड़ी लापरवाही की गई होगी। और दिल्ली में बेमौसम बरसात ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। बारिश की वजह से कई जगह जाम की स्थिति बनी हुई है, लोग घंटों जाम में फंसे हैं। पंचकुइया रोड से लेकर झंडेवालन मेट्रो स्टेशन और करोल बाग तक करीब 4 किलोमीटर लंबा जाम लगा था और धीरे धीरे अब ये कम हो रहा है, लेकिन कई जगह अभी भी जाम के हालात बने हुए हैं, जिस वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। जाम में एम्बुलेंस भी फंसी हुई नजर आई। और करोड़ों की ठगी करने का आरोपी व फर्जी कंपनियों का संचालक संजय प्रकाश राय उर्फ
संजय शेरपुरिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। ईडी ने गाजीपुर से लेकर दिल्ली तक 19 ठिकानों पर छापा मारा है। इस दौरान ईडी ने कई दस्तावेजों को बरामद भी किया। और देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,720 नए मामले आए हैं। इस दौरान देश में 20 लोगों की जान गई, यानी कोरोना की वजह से उनकी मौत हुई। हालांकि 24 घंटे में 7,698 लोग ठीक भी हुए हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या में गिरावट आई है और अब देश में करीब 40,177 एक्टिव मामले रह गए। और मुंबई में कल राष्ट्रवादी कार्यालय में शरद पवार अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष पद का इस्तीफा उन्होंने दिया और कार्यकर्ता शरद पवार के इस फैसले से नाराज दिखाई दिए और उनके सामने इस फैसले को वापस लेने के लिए धरने पर बैठ गए। इसका असर पुणे और पिंपरी चिंचवड के राष्ट्रवादी कांग्रेस कार्यालय में भी दिखाई दिया। अनेक सालों में पिंपरी चिंचवड की जो भी डेवलपमेंट हो गई है वो सांप की वजह से हो गई है। ये बातें छुपाई नहीं जा सकती, ये सबको मालूम है। आज की पिंपरी चिंचवड शहर, इसमें 30 लाख की तादाद, उसमें यहाँ का सिटी का डेवलपमेंट हो या कोई भी डिसीजन हो पवार साहब के बगैर अधूरा है। लेकिन आज का जो एक्सीडेंटली जो उन्होंने डिसीजन हमारे सामने ला दिया वो हमको भी चौंकाने वाली बात थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का जो इस्तीफा उन्होंने दिया वो इस्तीफा हम लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं था। ये अनेक सालों में। और शरद पवार के इस्तीफे से महाराष्ट्र से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक पड़ने वाले प्रभाव की हर ओर चर्चा हो रही है। सबसे अहम बात यह कि पवार ने यह फैसला अकेले नहीं लिया। पत्नी प्रतिभा, बेटी सुप्रिया और भतीजे अजीत पवार इस प्रक्रिया में शामिल रहे और बड़े राजनीतिक फैसले की घोषणा के लिए पुस्तक विमोचन का अवसर चुना गया। और पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 18 एजेंडों पे मोहर लगी, यानी प्रस्ताव पे मोहर लगी। बिहार सरकार ने 1,78,000 शिक्षकों की बहाली का फैसला लिया है। ये बैठक मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में हुई। सरकार ने पशु और मत्स्य संसाधन, पंचायती राज, नगर विकास और आवास, परिवहन से जुड़े विभागों के अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। और बिहार प्रशासनिक बीपीएससी द्वारा परीक्षा ली जाएगी, यह भी निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। और साथ ही साथ इसका जो वेतनमान है उसका भी निर्धारण किया है। वेतनमान में जो प्राथमिक विद्यालय में मूल कोटि का जो अध्यापक का मूल पद है वो 25,000 होगा और जो स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक का मूल वेतन है 28,000 होगा। तो इस पूरे पद का जो सृजन हुआ है इसमें कुल व्यय होगा 4,629 करोड़ 4,629 करोड़ अनुमानित 46 अरब 29 करोड़ 23 लाख 7,120 रुपए का व्यय होगा। तो कैबिनेट में 18 प्रस्ताव जिन पे मोहर लगी। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें कई मुद्दों पे बात भी हुई। 1,78,000 शिक्षकों की बहाली का फैसला भी इसमें लिया गया है। तो सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की बैठक थी। इसमें कई अहम मुद्दों पे और कई अहम प्रस्ताव पे कैबिनेट की मोहर लगी है। तो 1,78,000 शिक्षकों की बहाली का जो फैसला है वो कैबिनेट की इस बैठक में लिया गया। और मनोज कुमार हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, कैबिनेट की आज बैठक थी, इसमें क्या कुछ हुआ, क्योंकि कई अहम प्रस्ताव जिन पे कैबिनेट की मोहर लगी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार देखा जाए तो आज बैठक किया गया और बहाली को लेकर जिस प्रकार मोहर लगाए गए हैं, लेकिन देखिए पहले भी विगत में बिहार पुलिस को लेकर भी जो वो अभी डीजीपी द्वारा
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि बिहार पुलिस में भी इतनी बहाली होंगी, उसके भी बहुत गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक उस पर नहीं किया गया, कुछ उतना ध्यान दिया गया बिहार सरकार का। और लेटेस्ट में जिस प्रकार देखा जा रहा है कि अभी नए पे फिर जिस प्रकार दिया जा रहा है कि शिक्षक बहाली को भी लेकर जो मोहर लगाई गई, और उसमें बहुत सी अहम बातों को भी कहा गया है, जिसमें देखा जाए। मनोज, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, संपर्क टूट गया है, फिर कोशिश करेंगे मनोज से संपर्क हो और वह विस्तार से बताएं। हालांकि करीब 18 प्रस्ताव थे जिन पे कैबिनेट की मोहर लगी है, तो इसमें 18 प्रस्ताव थे जिन पे कैबिनेट की मोहर लगी और कोशिश ये कि कैसे लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए, इसको लेकर ये बैठक थी और उसमें कई अहम मुद्दों पे बात भी की गई। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाजीपुर स्थित सुभई गांव जाके पूर्व मुखिया स्वर्गीय ब्रह्मदेव राय के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए और मुख्यमंत्री ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना भी दी। खबर सासाराम से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जेडीयू और नीतीश कुमार पे बड़ा हमला किया। नीतीश कुमार अपने प्रशासन के माध्यम से बिहार के गांव-गांव में शराब माफिया पैदा कर रहे हैं, यह आरोप लगाया गया और उसके माध्यम से 10,000 करोड़ का राशि जेडीयू और नीतीश कुमार तक पहुंच रहा है, जो अपने आप में बड़ा घोटाला है। उन्होंने सासाराम के बीजेपी के जो पूर्व विधायक हैं जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी के खिलाफ धरना देने के दौरान इन बातों का जिक्र किया। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आईपीएल मैच के दौरान विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच में जो भिड़ंत हुई, जो टकराव हुआ, जो विवाद हुआ, उसने राजनीतिक रूप भी लिया और खिलाड़ियों के बीच बचाव के बाद मामला शांत हो गया, लेकिन स्टेडियम के बाहर सियासी गलियारे में इसको लेकर घमासान मचा है। कर्नाटक में चुनावी महासंग्राम, राजनीति के मैदान में क्रिकेट की एंट्री, मोदी की आंधी या भारी पड़ेंगे गांधी, आरोपों का दौर, कौन बनेगा सिरमौर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे चुनावी अखाड़े में सियासी दांवपेच का खेल शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग की धार लगातार बढ़ती जा रही है। आरोप और प्रत्यारोप की झड़ी लगी हुई है। चुनावी समर में जुबानी जहर घुलता जा रहा है। सियासत के सारे मोहरे बिछ गए हैं और राजनीति के इस मैदान में क्रिकेट मैच की भी एंट्री हो गई है। तारीख 2 मई 2023, जगह तहजीब का शहर लखनऊ, मैदान अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम इकाना। दो टीमों के बीच आईपीएल मैच की भिड़ंत होती है। इस लो स्कोरिंग मैच में बेंगलोर की टीम लखनऊ की टीम को आसानी से हरा देती है। मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में औपचारिक भेंट कर रहे होते हैं, तभी किसी बात को लेकर बीजेपी से सांसद पूर्व क्रिकेटर और लखनऊ के कोच गौतम गंभीर और विराट कोहली की तीखी बहस हो जाती है। इस बहस के बाद जैसे तैसे मामला शांत होता है। इस घटना के बाद मानो कांग्रेस इसी मौके की तलाश में थी। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा होता है। ऐसा ही कुछ कांग्रेस के साथ भी है। कांग्रेसी नेता विराट कोहली से गौतम गंभीर की लड़ाई को कर्नाटक का अपमान बता रहे हैं। कांग्रेस आपदा में अवसर खोजने की पूरी फिराक में है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने गौतम गंभीर को सड़क छाप गुंडा तक बता दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि गौतम गंभीर एक चुने हुए सांसद और कभी भारत की जर्सी पहनने वाले क्रिकेट खिलाड़ी हैं, लेकिन हाल के दिनों में उनकी हरकतें और खास तौर से आईपीएल मैच के बाद उनकी सड़क छाप गुंडई शर्मनाक है। काश कभी इतने आक्रामक तेवर उस जनता का भला करने में दिखाते जिन्होंने उनको चुना है। ये कर्नाटक में आगामी हार की बौखलाहट ही है। सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट की बौछार यहीं नहीं रुकी। उन्होंने कर्नाटक चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीरें शेयर की और लिखा, पीएम मोदी कर्नाटक में बच्चों से मिले। ये अलग बात है कि वो बच्चे तार के पीछे खदेड़कर खड़े किए गए थे। और एक ये है राहुल गांधी, दिल खोलकर बच्चों को न सिर्फ गले लगाया, हाथ थामा,
जूते के फीते बांधे, गोदी ही नहीं कंधे पर भी बिठाकर लाड किया। बच्चों के साथ फोटो खिंचाना और उनके साथ रम जाने में अंतर होता है। श्रीनेत ने पीएम पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी की नकल करना अच्छा है, पर उनके जैसी मोहब्बत आप नहीं कर सकते मोदी जी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में करीब हफ्ते भर का समय बचा है। चुनाव से ठीक पहले सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को अपनी ओर खींचने में लगी हुई हैं। बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होना है, मतगणना 13 मई को होगी। भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस ने भी चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दोनों ही पार्टियों ने कई बड़े बड़े वादे किए हैं। एक दूसरे की घोषणाओं पर सवाल भी उठने लगे हैं। भाजपा अपने घोषणा पत्र को प्रजाध्वनि का नाम दिया है, वहीं कांग्रेस ने अपने चुनावी वादे को संकल्प पत्र का नाम दिया है। अब ऐसे में देखना होगा कि जनता किसको कर्नाटक का ताज सौंपेगी और कौन 5 साल का वनवास झेलेगा। जुबानी जंग का रंग किस पर भारी पड़ेगा, इस सभी सवालों का जवाब 13 मई को मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।